आपके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है और वो 24 घंटे मतलब एक एक सेकंड कैसे निकल रहे थे वो मुझे पता है। सास ने बोला अगर माइंड का ऑपरेशन हो रहा है, पागल हो गया ना, बेशक इसको जहर का इंजेक्शन लगा देना। अब आप समझ सकते हो कि जहर का इंजेक्शन जब एक माँ बोल रही है तो उसने कितना सोच समझ के वो चीज बोली होगी। मैंने इनको पहली बार पोटी कराया था तो वो चीज मुझे इतना था, मुझे कुछ टाइम क्या कुछ महीनों के लिए मुझे मेरी भूख बंद हो गई थी। मैं इनको खाना खिलाने जाती, मैं सोचती आज तो पहचानेगा मुझे, आज तो बोलेगा कि रेखा तू ठीक है। ये सारी चीजें मतलब मैं इमेजिन कर ही नहीं सकती हूँ कि बहुत मुश्किल था वो टाइम। सॉरी। इसके तो पति के खून का पानी हो चुका है, ये तो नचनिया है, कैरेक्टरलेस है। ऐसे पता नहीं कितने कमेंट्स मैंने अपने जो मेरी ब्लॉग है या मेरे जो भी इंस्टा की रील्स में है वो मैंने सारे पढ़े हैं, और वो ऐसे कमेंट्स है जो मुझे अंदर तक झकझोर कर देते थे कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो भाई अब आप लोग मेरे लुक से देख के पहचान ही गए होंगे कि मैं इसी लुक में रील्स बनाती हूँ। तो मेरा नाम है रेखा यादव और मैं हरियाणा के छोटे से गांव नारनौल से बिलोंग करती हूँ। तो थोड़ा मैं अपने इंट्रोडक्शन में अपने गांव का बता देती हूँ कि मैं कौन से गांव से हूँ। तो मेरा गांव का नाम है पाड़, और जो कि महेंद्रगढ़ साइड से नांगल सिरोई के पास से है। तो भाई गांव में मैं अपने फैमिली के बारे में बताती हूँ। फैमिली में हम 3 बहन भाई है, मम्मी पापा, और 3 बहन भाई में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, और भाई मेरा सबसे छोटा है, नेवी में लगा हुआ है भाई मेरा। पापा मेरे पैरामिलिट्री से रिटायर है। तो भाई अब जो मेरे बचपन था, बचपन में कैसे गुजरा क्या किया पढ़ाई का, वो बताती हूँ। तो भाई मैंने अपनी पढ़ाई 10th क्लास तक अपने गांव में की थी। मेरे चाचा का खुद का स्कूल था तो वहां पे मैं स्टडी करती थी। उसके बाद में +1 +2 मैंने किए महेंद्रगढ़ स्कूल से। उसके बाद में कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। कॉलेज लाइफ में भाई वही है, टाइम टेबल गांव में बना ही रहता था कि सुबह उठ के, और गांव में तो पता ही आपको लड़कियों को काम वाम करके और फिर ही जाना होता था, लड़कों का तो चलो लेट सेट उठ के कोई नहीं चलता है। उसके बाद में भाई हम जाते थे अपने कॉलेज में, हम दोनों बहनें साथ ही जाते थे। वो मेरे से 1 क्लास पीछे थी और मैं आगे थी। तो मतलब कॉलेज लाइफ मेरी बहुत बढ़िया थी, मार्क्स वगैरह सब अच्छे आते थे, सब बढ़िया चल रहा था। फिर भाई ऐसे धीरे धीरे मैं बीए सेकेंड ईयर में हुई। उसके बाद में मेरी शादी की बात स्टार्ट हुई, जो कि भाई गांव में रहता ही है कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए, थोड़ी समझदार हो गई है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी लड़के देखने के लिए पापा जाने लगा। उसके बाद में पापा ने देखा एक लड़का, पसंद भी आया इनको, लेकिन 6 महीने तक वो चीज वहीं रुक गई। मैंने मना कर दिया था अभी नहीं करूंगी मैं शादी। तो फिर ठीक है, 6 महीने के बाद पापा फिर वहीं पहुंच गए उनके घर में कि भाई लड़का, ये आए थे ट्रेनिंग में से वहां से, तो भैया हमें देखना है। तो पापा वहीं पहुंच गए क्योंकि पापा को वो पसंद था कि करूं तो इसी से करूंगा वरना कहीं नहीं करूंगा। तो हम 2 बहनें थे, लेकिन मम्मी और जो मेरे पापा थे वो चाह रहे थे कि दोनों की एक ही घर में शादी की जाए। लेकिन जो मेरी सास है वो बोल रही थी कि एक की करूंगी मैं, दूसरे की नहीं करूंगी। तो उसके बाद में एक की फाइनल हो गई थी वहां पे। शादी के बाद भाई मैं आ गई अपने ससुराल। तो अब मैं अपना ससुराल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। ससुराल में ये 2 भाई है, बहनें नहीं है इनके। भाई दोनों जॉब में है, मेरे हस्बैंड आईटीबीपी में है, देवर है वो भी आईटीबीपी में ही है, और जो मेरे ससुर हैं वो पैरा कमांडो से रिटायरमेंट है। तो भाई छोटी सी फैमिली थी, बहुत हंसी खुशी वाला सारा माहौल था जब मैं आई वहां पे। बहुत वही होता ना, लड़कियों की शादी के बाद बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि पता नहीं कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत सपोर्ट मिला, बहुत कंफर्टेबल रहती थी मैं वहां पे कि मम्मी को छोड़ के आ रही थी मैं, लेकिन सास भी मेरी मम्मी ही बन गई थी धीरे धीरे। और फिर हम दोनों मतलब रहते थे, हस्बैंड था वो जॉब में थे, वो पोस्टों पे चले जाते थे, 6 महीने 8 महीने कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। मैं अपनी सास के साथ रहती थी। फिर मैंने जैसे बीए सेकंड मेरी शादी के बाद चालू हुई थी, वो बीए सेकंड, बीए फाइनल, बीएड वो भी मैंने अपने ससुराल से ही की थी। तो बीएड मैंने जो ससुराल के पास एक गांव पड़ता है सीमा गांव, वहां से की थी। बी लिव किया वहां से, यानी कि मेरी शादी के बाद भी स्टडी जारी थी।
नहीं रुकी थी। और शादी के बाद जो मेरे ससुराल वाले थे, उन्होंने ही मेरी आगे की स्टडी जारी रखी थी कि भाई हम पढ़ाएंगे इसको, पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे। तो सब कुछ बढ़िया था, जो हर एक लड़की की लाइफ में होता है कि शादी के बाद कैसे क्या रहता है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। तो मेरी जो सास है, वो 2 बहनें, 4 बहनें हैं, लेकिन 2 मेरे ससुराल में ही है, बड़ी सास बोलते हैं जिनको। तो उनका नेचर थोड़ा सा है, वो होता है ना हर घर में एक इंसान थोड़ा सा कड़क होता है, तो वो मेरे घर में भी था, मेरी बड़ी सास के रूप में, जो रोक टोक थोड़ा चलता रहता है। लेकिन उस माहौल से भी मैं निकल चुकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे हस्बैंड कम और फ्रेंड की ज्यादा ज्यादा ट्रीट करते थे, फ्रेंड की तरह। तो जैसे थोड़ी बहुत वो है ना, घर में 2 बर्तन होते हैं तो खुड़कते ही हैं, लेकिन हमारी कभी हो भी जाती थी तो वो मेरे को मैनेज कर देते थे, कोई नहीं, मम्मी है, बड़ी है तो चलता है। अपनी मम्मी भी बोल देती है। तो यानी कि मेरी जो स्कूल लाइफ, बचपन की लाइफ और जो मेरी शादी की लाइफ थी, सब एकदम बिंदास चल रही थी, मस्त चल रही थी। फिर मैंने वहां पे स्टडी कंप्लीट होने के बाद में मुझे इन्होंने करवाई स्कूल ज्वाइन। मेरा भी ड्रीम था कि मैं टीचर बनूंगी। मैंने अपनी स्कूल ज्वाइन कर ली वहां पे, और बढ़िया चल रही थी। स्कूल में जाती थी, अपने सुबह नहा धो के आ जाना होता था। और फिर मेरे हुआ भाई लड़का। लड़का मेरा छोटा था, 2.5 साल का था। एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था वहां पे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो स्कूल लाइफ में मतलब बढ़िया चल रहा था। फिर हस्बैंड ने बोला कि मैं साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई फौजियों का होता है कि साल में 2-2.5 महीने छुट्टी मिलती है, और उसके अंदर ये वो चाहे 1 साल निकाल लो अपने, 3 महीने या 2-2.5 महीने, जो भी है 15-15 दिन की करके निकाल लो। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है भाई, ले जा, तो साथ ले जा इनको। तो वही मैं अपने स्कूल में गई थी, और नवरात्रों का टाइम था उस टाइम पे। नवरात्रों के टाइम में मैंने भी फर्स्ट नवरात्रा किया हुआ था, और ये भी आ रहे थे पोस्टों से 8 महीने बाद। तो वहां पे एकदम से मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि मैं स्कूल में थी, इन्होंने मेरे पास कॉल की। मतलब वो है ना, हर लड़की को होता है कि इतने दिनों बाद हंसी खुशी वो सारी चीजें चल रही थी कि मैं तो साथ जाऊंगी, ये रहता है, सपने होते हैं कि भाई हाँ भी हम भी घूमेंगे, हम भी वो करेंगे। एक इंजॉयमेंट वाली लाइफ भी होनी चाहिए ना सबके लिए, वो एक रहता है। तो मैं भी वो था, सुबह नहा के चली गई कि हाँ आज तो अब आएंगे, और अभी साथ लेके जाएंगे, क्वार्टर वगैरह सब हो गया था इनका। तो ये आए, और अचानक मेरे पास 10:30 या 11 बजे का टाइम था। तो मेरे पास कॉल आती है मेरी सास की, क्योंकि सास को पहले बता दिया था किसी ने कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया मेरे हस्बैंड का। तो उन्होंने मेरे पास कॉल की कि भाई ऐसे ऐसे रेखा, मतलब फोन आया है, तू पता कर। मैं फोन कर रही तो हस्बैंड की कॉल नहीं लग रही थी। फिर मेरा देवर है, उनको मैंने कॉल किया। उस टाइम पे देवर यदुवंशी स्कूल हमारे, तो वहां पे पढ़ाने जाते थे वो। तो मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने भी बोला कि मैं कॉल करता हूँ। तो उन्होंने कॉल की, तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये खबर सुनते ही मतलब ये लगा लो कि मैं पूरा सुन्न पड़ गई थी। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि कोई भी लड़की होती है जो शादी के बाद जो उसका सबसे पार्टनर होता है, जो सबसे खास होता है, जैसे वो अपने माता पिता से ज्यादा अपने जो करीब मानती है, वो उसका हस्बैंड होता है। तो मेरे सामने मतलब वो सिचुएशन आ गई थी कि अब पता नहीं क्या होगा। तो जैसे तैसे हिम्मत करके मेरे को स्कूल वाले जो प्रिंसिपल सर, उन्होंने गाड़ी से वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया कि भाई आप जाओ, इनको मैम को छोड़ के आ जाओ। तो वहां पे मैं चली गई। वहां जाके देखा तो मेरे हस्बैंड को ऐसे लिटा रखा था एम्बुलेंस में, और मतलब सर्वर पे पट्टी वट्टी कर रखी थी इनका पूरी तरह से। मतलब ये था कि ये पहचान ही नहीं रहे थे कि कौन है कौन नहीं है। जो हमारे पास में पड़ता है नारनौल हॉस्पिटल, वहां के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेंगे। तो वो चीज सुन के मेरी सास तो मतलब वहीं पे, बीपी हाई की मरीज है वो, वहीं पे बेहोश हो गई थी कि भाई अब वही है ना, मैं तो वाइफ थी, लेकिन जो माँ का दिल होता है वो इतना वो होता है कि भाई जब बेटा उसकी आंखों के सामने ऐसे हो रहा है तो वो नहीं देख सकती है। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके, मेरी आंख से आंसू नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, कि क्योंकि मुझे अपनी सास को भी संभालना था। मेरा देवर भी छोटा ही था, मतलब मेरे से तो भाई छोटा ही हुआ। तो एक फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही थी मुझे कहीं ना कहीं। तो मैंने समझा के मम्मी को गाड़ी में बैठा के कि मम्मी सही है, कोई नहीं, सब ठीक होगा, टेंशन मत करो। तो मैं भाई वहां से निकल ली थी। बाद में इनको जयपुर रेफर कर दिया था हस्बैंड को। वहां पे रेफर करने के बाद में वहां के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेंगे, आपके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। और वो 24 घंटे मतलब एक एक सेकंड कैसे निकल रहे थे वो मुझे पता है।
कैसे उस चीज को मैंने उस टाइम पे मैनेज किया था। कुछ मतलब ये हो रहा था कि एक एक सेकंड में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ दिमाग में चल नहीं रहा था उस टाइम पे। बस एक ही था कि ये ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये चीज चल रही थी उस टाइम पे। तो मेरे पापा ने मेरे पास कॉल की कि बेटा टेंशन मत कर, मैं बात करूंगा डॉक्टर से। उन्होंने डॉक्टर से बात भी की तो डॉक्टर ने बोला कि मैं भाई ये इंजेक्शन लगाता हूँ 24 घंटे का। वो लगाने के बाद में अगर ये कुछ मोमेंट करते हैं, रिकवर होते हैं तो आपकी किस्मत है, बाकी भगवान भरोसे है। तो उन्होंने वो इंजेक्शन उनको दे दिया। रात के 2-2:30 बजे थे, पापा डॉक्टर के पास ही पहुंच गए उनके पास कि भाई ऐसे ऐसे है और बालक इनका बच्चा भी छोटा ही है, 2.5 साल का ही है, तो कैसे क्या होगा, अभी उम्र भी क्या है, वही है ना, बाप को तो टेंशन होती है भाई। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं, आप टेंशन मत करो, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। तो पापा आ गए वहां से। पापा ने मेरे पास कॉल की रात को ही कि बेटा टेंशन मत कर, सब सही है। तो फिर वही है ना, जब वहां पे अपने पापा की बात जब मैंने सुनी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था, थोड़ा सा मन को शांति हो रही थी कि हाँ चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन इधर ससुराल में मेरी सास है, उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी, सोच सोच के कि पता नहीं क्या होगा, भाई जवान बेटा है और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो और गांव से हालचाल पूछने वालों का तो पूछो ही मत, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो वो चीज भी साथ साथ मैनेज करनी होती है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो फिर सास के पास, और उस टाइम पे है ना माइंड में बहुत सारी चीज चलती है। कोई कुछ बोलता है कि बचेगा नहीं बचेगा, उसको ये हुआ था, वो मर गया था, ये हो गया था। तो वो सारी चीजें बहुत एक अलग ही फील देती हैं उस टाइम पे। तो फिर इनका हो गया, वो थोड़ा कवर हुआ जो इनके माइंड में लगी थी। मैन इनका था माइंड का, पैर में लगी थी चोट, वो डॉक्टर ने बोला ये सब ठीक हो जाएंगे। मैन इनके माइंड का था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया दिमाग का, कि इनका दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस टाइम पे जब ये बात हमें पता चली तो मतलब ये था कि अब क्या है। जब मतलब होता है ना कि जब आप एक सूटकेस की तरह माइंड को खोल दिया जाता है, और वहां पे कौन से तार कहाँ पे अटैच होंगे कोई नहीं पता होता है किसी को भी, कि ये आगे क्या रहेगा। उन्होंने पहले साइन करवा लिया, हमें कोई गारंटी नहीं आगे मतलब ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। वो चीज सबसे हार्ड थी कि सक्सेस होगा नहीं होगा। तो उस चीज में एक्सीडेंट तक ठीक था, जब वो चीज बोलते हैं ना डॉक्टर पहले ही साइन करवा लेते हैं कि बचेगा मरेगा वो हमें नहीं पता। तो उस टाइम पे वो हो गया उन्होंने कि मेरी सास ने फिर एक ही चीज बोली थी, मुझे याद अच्छे से। सास ने बोला अगर माइंड का ऑपरेशन हो रहा है, पागल हो गया ना, बेशक इसको जहर का इंजेक्शन लगा देना। अब आप समझ सकते हो कि जहर का इंजेक्शन जब एक माँ बोल रही है तो उसने कितना सोच समझ के वो चीज बोली होगी। क्योंकि कोई भी माँ के लिए अपने बेटे को वो चीज बोलना इतना आसान नहीं होता है। मम्मी को पता था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो इसकी लाइफ तो बिल्कुल दी एंड पॉइंट पे है, कोई वैल्यू नहीं है, कौन था क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था मम्मी को भी। लेकिन भगवान के सामने प्रार्थना की, उस टाइम पे नवरात्रे चल रहे थे मैंने, कि भगवान माता देख ले, अब भाई जो भी है तेरे भरोसे है। पहली बार वो मैंने एक मिरेकल जो होता है ना कि एक जादू होता है, चमत्कार होता है, वो चीज भी मैंने फील की थी उस टाइम पे। तो मैंने माता से मतलब हाथ जोड़ के कि देख लो माँ बाप जो चाहो, मतलब आपके भरोसे है गाड़ी, सबने हाथ उठा दिए हैं, लास्ट ऑप्शन आप ही हो। तो जैसे ही नवरात्रे खत्म हुए थे 9वें दिन इनको होश आ गया था। और होश आते इन्होंने मम्मी से बात की, मेरे से भी बात की, बट वहां पे एक सिचुएशन और बन गई थी हमारे साथ। डॉक्टर ने बोला था इनकी मेमोरी 6 मंथ के लिए लॉस हो चुकी है, शॉर्ट मेमोरी लॉस जिसको बोलते हैं, कि भाई कुछ टाइम के लिए इसको कुछ बातें याद आएंगी, कुछ टाइम के लिए इसको कुछ बातें याद आएंगी, सब कुछ चीजें एकदम माइंड में नहीं रहेंगी इसके। तो फिर भी एक उम्मीद जगी थी हमारे अंदर कि चलो कोई नहीं, 6 महीने दिए हैं डॉक्टर ने, 6 महीने में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें हम कवर कर पाए, इनको पीछे की जितनी बातें याद दिला पाए करेंगे हम। इनको घर ले आए, घर लाने के बाद में डॉक्टर ने खास ये चीज बोला था कि इनको इनका जो भी यहाँ पे रहते हैं इनको पूरा हाइजीन रखना था,
कोई भी इनके कमरे में ज्यादा अलाउ नहीं था। पर्सन जो भी जा रहा है मास्क वास्क लगा के, कमरे में 3-4 बार पोछे वोचे लगाने हैं, जो भी करने हैं, सब कुछ साफ सफाई से रहना चाहिए था। तो उस टाइम पे मेरी तो स्कूल का तो भूल ही जाओ, मैंने स्कूल वूल सब छोड़ दिया था। मेरा ध्यान सिर्फ अपने हस्बैंड पे था कि अगर ये है तो मैं हूँ, ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। मेरी लाइफ का सिर्फ एक एम बन गया था कि मुझे कैसे भी करके इसको ठीक करना है, पहले जैसे करना है। तो इनके रात में भी, क्योंकि इनको तो होश था नहीं, रात में 2-2 ढाई-ढाई बजे तक उठ के खाना मांगते थे। मैं दिन में ही सारा काम वाम फटाफट करके फ्रूट छील बील के फ्रीज में रख देती थी कि जैसे ही रात होगी इनको देने पड़ेंगे वो सब। दिन में पोछा लगाना, रूम को पूरा क्लियर रखना होता था। कितनी बार इनको मुझे वॉश करवाना होता था, नहलाने की परमिशन नहीं थी, कपड़ा सा जो टिश्यू दे रखा था उन्हीं से इनको कवर करना होता था। तो वो सारी चीजें मैं करवाती थी। एक तरह से मतलब ये लगा लो कि जो होता ना कि एक नर्स होती है, नर्स का जो काम होता है कि इनको सुबह उठ के खाना खिलाना है, जूस पिलाना है, इनको जो पोटी वोटी कराना है, एक बच्चे की तरह मतलब इनको पूरा ट्रीट करना था मुझे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना। और भाई सही बताऊं तो मैं इतनी वो इस चीज में परफेक्ट नहीं थी। वही होता है ना, जिस इंसान पे बीतती है तब पता चलता है कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है। अब बोल देते हैं कि भाई पत्नी है तो वो चीज ये कर सकती है, लेकिन सच बताऊं जब मैंने इनको पहली बार पोटी कराया था तो वो चीज मुझे इतना था, मुझे कुछ टाइम क्या कुछ महीनों के लिए मुझे मेरी भूख बंद हो गई थी। नहीं होता है आसान, क्योंकि ना मेरा वो प्रोफेशन होता है ना कुछ होता है। कहने को बहुत चीजें आसान लगती है कि ये वाइफ है, ये माँ है, ये कर लेगी, बट जब इंसान उस दौर से गुजरता है ना तब उसको रियलाइज होती है वो सारी चीजें कि कितनी मुश्किल होती है, कितना उसने उस चीज को सहन किया है। तो वो सारी चीजें मैंने की हैं, लेकिन फिर भगवान की दया से सारी चीजें कवर हो चुकी थी। और मेरे हस्बैंड को धीरे धीरे वो सारी चीजें याद दिला रहे थे हम ये, बट इनका ये था ये किसी को नहीं पहचान रहे थे, ना मेरी सास को, ना मुझे, ना मेरे बेटे को। तो बट कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी थी कि वो चीज होगी, कवर होगी। मैं इनको खाना खिलाने जाती, मैं सोचती आज तो पहचानेगा मुझे, आज तो बोलेगा कि रेखा तू ठीक है। ये सारी चीजें मतलब मैं इमेजिन कर ही नहीं सकती हूँ कि बहुत मुश्किल था वो टाइम। और मैं तो यही दुआ करूंगी कि किसी की लाइफ में वो चीज ना हो। एक्सीडेंट एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि इंसान जो जिसका एक्सीडेंट होता है ना वो तो टूटता है, उसके साथ जो बाकी फैमिली वाले होते हैं वो भी बिखर जाते हैं पूरी तरह से, जो कि मेरी फैमिली के साथ भी हुआ था। बट उस टाइम पे मैंने सबको भी संभाला, खुद को भी संभाला, बच्चे को भी संभाला। तो बट भगवान की दया से वो सारी चीजें हो गई थी, सब बढ़िया हो गया था। उसके बाद में सॉरी भाई बहुत सॉरी। बट वो होता है ना कि एक दुख का दौर होता है, तो फिर जब फैमिली साथ होती है ना तो वो सारी चीजें हम आसानी से सहन कर लेते हैं। और मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट था, मेरी सास का, मेरे देवर का, सबका था। तो वो चीजें अब मैं कहीं ना कहीं जब मैं वो पीछे वाली चीजें याद करती हूँ ना तो बहुत ये होता है कि अगर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं होती उस टाइम पे तो मैं तो बिल्कुल खत्म थी, कुछ नहीं था मेरे अंदर। लेकिन फैमिली का एक सपोर्ट होता है ना, तो वो बोलते हैं ना कि बंद मुट्ठी से हाथ से मुट्ठी बन जाती है, तो वो चीज हमारे अंदर थी। उसके बाद में वो धीरे धीरे वो सारी चीजें सही होने लगी थी। फिर से ये मुझे याद, ये मेरी बातों को याद करने लगे थे, हम पहले कैसे टाइम स्पेंड करते थे, वो सारी चीजें ये मुझे बताते तो वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेरे बेटे को पहचानने लगे थे, मम्मी को पहचानने लगे थे। फिर माइंड का ये मतलब ठीक से कवर होने में इन्होंने 6 महीने से ज्यादा यानी 1 साल लगा दिया था प्रॉपर तरीके से उन चीजों को रिमाइंड करने में कि हाँ अब सारी चीजें नॉर्मल है, सारी बढ़िया है। फिर मैं इनके साथ चली गई थी, ये मुझे साथ लेके चले गए थे। तो उस टाइम पे हम गए थे हिमाचल में, तो वहां पे मैं इनके साथ ही चली गई थी। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जैसे इनको कैटेगरी दे दी थी, तो
मतलब जो ड्यूटी का था, बट ज्यादा हार्ड ड्यूटी नहीं थी इसकी उस टाइम पे, तो नॉर्मल था, घर में ही रहते थे हम। तो उस टाइम पे मैं फिर फोन वोन में थोड़ा होता ही है टाइम स्पेंड, क्योंकि फैमिली से जब दूर जाते हैं तो इतना तो वहां पे काम होता ही नहीं है, नॉर्मल रहता है, तो फटाफट काम वाम किया। मेरा बेटा उस टाइम पे स्कूल में भी नहीं जाने लगा था, तो बस उसी को संभालना, हस्बैंड को देखना। तो कुछ टाइम हमने बहुत अच्छे से अपना स्पेंड भी किया था, बहुत इंजॉय किया था। यानी जो दुख के दिन देखे थे वो अब कहीं ना कहीं दोबारा से कवर होके खुशी में बदल रहे थे हमारे। और फिर मैंने एक, जैसे फोन में चलाते रहते तो ऐप वैप आने लग जाती है, और मेरे माइंड में ये था कि मैं थोड़ा ये रहता था कि पता नहीं अब ये इनका पैर में रोड डल चुकी थी, एक पैर में पूरे में रोड डली हुई है इनके, तो अब ये उस वो रोड ठीक होगी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी भी थी, स्ट्रेस था माइंड में कि प्रॉपर ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो फिर वो इनको ठीक करते करते वो चीज मुझ पे हावी हो रही थी, यानी मैं स्ट्रेस में आने लगी थी उस टाइम पे। फिर मैं इनको तो ठीक कर रही थी एक साइड में, बट कहीं ना कहीं दूसरी साइड में मैं मेंटलिटी खुद वीक हो रही थी, खुद मैं स्ट्रेस में आ रही थी। क्योंकि मेरा ये था, मैं किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं करती थी, जो था दिल के अंदर था, क्योंकि जिसके साथ शेयर करती थी वो तो कुछ समझने के काबिल ही नहीं था, कुछ सोचने के उसके काबिलियत खत्म हो चुकी थी। तो फिर मैं जब स्ट्रेस में आ रही थी तो धीरे धीरे फिर मैंने ये ऐप वैप ये देखी। उस टाइम पे एक लाइक की ऐप स्टार्ट थी, हम वीडियोस वगैरह देखते थे दोनों मिलके कि हाँ ये चल रहा है ये चल रहा है, तो सही था। ऐसे ही देखते थे, नॉर्मल देखते ही रहता है फोन में, तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हम भी देखते थे। फिर अचानक से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, रात को मैं उठ के ऐसे भागने लगती थी, नींद नहीं आती थी, ऐसे लगता था कि कहीं बिच्छू चढ़ रहा है मुझे पैरों पे, कहीं कुछ हो रहा है। रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक ऐसे बैठी रहती थी, मतलब पता नहीं क्या चल रहा था उस टाइम पे, मेरे माइंड में क्या था क्या नहीं था वो तो। अब डॉक्टर ने फिर मुझे इनको सजेस्ट किया कि आप इनको है ना थोड़ा बिजी रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने पति की उस चीज में इतना खो गई थी कि मैं अपने आप को भूल चुकी थी। तो वो चीज मेरे पे हावी होने लगी। तब तक मेरे हस्बैंड थोड़ा कवर कर चुका था, उसको भी वो थोड़ी चीज समझ आने लगी थी, मेरी उल्टी मेरी केयर करने लगे थे अब। पहले हस्बैंड के साथ ही वो सिचुएशन घूम के मेरे ऊपर आ गई थी। तो फिर डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि इनको है ना थोड़ा बिजी रखो, ये अकेले में ज्यादा सोचती है, ओवर थिंक लगा लो या कुछ भी लगा लो। वो चीज हावी हो गई थी मेरे पे स्ट्रेस में कि बंदा कुछ कुछ सोच रहा है कि ये क्या हो गया। मुझे ये फील होता कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, ये चीजें होती थी फिर मेरे साथ। तो इन्होंने डॉक्टर को फिर बोला, फिर डॉक्टर ने बोला कि कुछ ऐसा करो कि कहीं घूमने निकल जाओ, टाइम स्पेंड करो ज्यादा, वो सारी चीजें। अब टाइम की बात फिर ऐसी थी, इनको ड्यूटी जाना होता था, अब ड्यूटी में ही इनका तो काम वही था, बच्चे के साथ तो क्या टाइम स्पेंड करना होता था। फिर मैंने एक लाइक की ऐप स्टार्ट की, वहां पे चल रही थी उस टाइम पे बहुत सारी, तब मैंने वो डाउनलोड की। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि ऐसे ऐसे ये है, इस पे वीडियो बनाते हैं। तो हस्बैंड ने उस टाइम पे बोला हाँ ठीक है, देख ले, तू भी बना के देख ले, टाइम पास हो जाएगा तेरा। मतलब इस चीज में सोशल मीडिया पे आने का मेरा कुछ था ही नहीं, ये लगा लो कि उस टाइम पे मैं बिजी रहने के चक्कर में उस चीज में घुसी थी। तो फिर उस पे मैंने लाइक किया, फिर लाइव आते थे, लाइव आने लगी, वीडियो बनाने लगी। फिर धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा और इंटरेस्ट बढ़ा, फिर वहां पे अर्निंग होने लगी। मतलब जब अर्निंग होती है ना, बंदे का माइंड अपने आप ही सेट हो जाता है, अच्छा यहाँ से तो पैसे आ रहे हैं। तो फिर वो चीज मेरे साथ भी हुई। तो मेरी वहां पे फर्स्ट पेमेंट 6-7 हजार, ज्यादा तो नहीं, 6-7 हजार आई थी मेरी फर्स्ट में। फिर मैंने हस्बैंड को दिखाया कि यहाँ पे अर्निंग हो रही है, तो फिर हस्बैंड ने बोला हाँ ये तो है। तो मैं उस चीज में, क्योंकि टाइम ही फिर तो टाइम ही था, फटाफट से काम वाम करो, और मैं उसमें लग जाती वीडियोस बनाने, फिर लाइव आने। लाइव में वहां पे क्या होता है, गिफ्ट्स के थ्रू अर्निंग होती है, गिफ्ट्स भी देते थे जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं वहां पे। तो वो चीज फिर मेरे साथ हुई थी, तो पेमेंट आने लगी, वो चस्का हो गया। फिर वही 1-1.5 साल मैंने चलाई वो वाली लाइक की है, फिर वो हो गई बंद। बंद होते ही फिर होता है ना, बंदे को एक बार इस चीज का चस्का बढ़ जाता है, तो फिर दोबारा से वो चीज सोचता है कि अब क्या किया जाए, अब टाइम पास फिर नहीं हो रहा था। तो फिर इन्होंने मेरे से बोला कि एक और आ रखी है, इंस्टा पे आ रखा है, इंस्टाग्राम है, उस पे भी ऐसे रील्स वील्स बनाते हैं। और फेसबुक था, फेसबुक तो मैंने चलाती थी नॉर्मल, उस पे भी डालती थी, लाइक ऐप से मैं वहां पे भी डालती थी रील्स को, तो वो तो था ही था मेरा फेसबुक का। इंस्टा पे आई, फिर मैंने इंस्टा का किया था 2018 में, ये वाला डाउनलोड कर लिया था मैंने इंस्टाग्राम। लेकिन मैं एक्टिव यहाँ पे जब दिल्ली हमारी पोस्टिंग हुई, यानी कि 2 साल बाद,
2018 से 2 साल बाद यानी 2020 के समथिंग मैं एक्टिव हुई हूँ। उसके बाद में मैं इस पे प्रॉपर रेगुलर रील्स डालने लगी थी। यहाँ पे फिर मेरी अर्निंग होने लगी। इंस्टाग्राम पे तो आपको पता ही है अर्निंग का वैसे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपकी अर्निंग होगी सिर्फ प्रमोशन के थ्रू। तो वहां पे मुझे फिर प्रमोशन आने लगे थे, तो उससे मेरी अच्छी खासी मतलब पेमेंट आने लगी थी। और वहां पे वही है ना, लेडीज चाहे और कुछ करे ना करे, अपना खुद का खर्चा निकल रहा था ना, वो भी एक बात होती है। चाहे लड़की का आजकल ये कि सिर्फ कमाए 5 रुपए, कमाने बहुत जरूरी होता है। खुद का सेल्फ डिपेंड लगा लो, कुछ लगा लो, वो एक अलग होता है कि सेल्फ डिपेंड है। ये नहीं है कि भाई हस्बैंड की कमाई पे है या उस पे है। तो वो चीज थी कि कमाओ जरूरी। मेरा ये सबसे आपसे भी कहना है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो करना जरूर चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो, स्टिचिंग करो या फिर डांस क्लास करो, कुछ भी करो, क्योंकि लड़कियों में ना टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत बहुत टैलेंट भरा है, बस उनको थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। और जितनी भी फैमिली देख रही है, पेरेंट्स देख रहे हैं ना, तो मैं उनसे ये भी कहूंगी कि आप अपने जो लड़की है या अपनी बहू है, बेटी है, जो भी है, उनको आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे ना, आप खुद देखोगे कि वो किस जगह तक जा सकती है, कितना कुछ कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हर लड़की गलत वे में करे, अच्छे वे में कर रही है वो, बट उनको फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप भी वो चीज ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सपोर्ट उनको कर सकते हो। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अब कोई सोशल मीडिया में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई स्टडी में ले रहा है, कोई जैसे कि सर्विस में अलग बैंक वैंक में कर रहा है, या कोई टीचिंग में ले रहा है। तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ऐसा मत करो कि नहीं आपको यही चीज करनी है, आपको टीचिंग ही करानी है, क्योंकि भाई किसी का कोई पक्का नहीं होता है। मैंने भी नहीं सोचा था इसमें आने के लिए। मैं तो स्टडी करवा रही थी अच्छे से, टीचिंग लाइन में थी, बढ़िया स्टडी। ये भी नहीं है कि हमारी फैमिली में सब वेल एजुकेटेड है। तो एक जो कॉमन आता रहता है कमेंट्स में, मैं वो चीज भी आपको बताना चाहूंगी। उसमें मेरे जो कमेंट्स है उसमें एक चीज बोलते हैं, इसके तो हस्बैंड का खून का पानी हो चुका है, और ये तो नचनिया है, इसका तो कैरेक्टर लेस है, इसको तो मतलब कोई समझ ही नहीं है, इसकी फैमिली मतलब वो संस्कार ही नहीं है इसको, जो इस चीज में घुस रही है, पैसों के लिए कर रहे हैं ये सारी चीज। तो वो चीज नहीं होती है, वो एक अलग होती है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अगर आप, मैंने अभी जो बताया, मेरे बैकग्राउंड को देखोगे तो सारी चीजें वेल एजुकेटेड है, सारे अपनी सर्विस पे है, सेटल है, सारी चीजें फिक्स है। पैसे की तो ये लगा लो कि कोई नीड ही नहीं होती है, बट एक होता है खुद की खुशी, खुद का इंटरेस्ट। तो वो चीज थी, मुझे वो करना था कि मुझे अपना दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, मुझे ये चीज में आगे जाना है, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मैं कुछ कर सकती हूँ। एक अपनी, भले ही मैंने अपनी पहचान छोटी बनाई है, बट मेरी खुद की पहचान है, लोग मुझे पहचान रहे हैं। तो वो चीज एक होती है कि अगर आप बड़ा ना करके अगर छोटी सी भी कोशिश कर रहे हो ना, तो वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। आप खुद उस चीज से इतना पॉजिटिव फील्स करोगे कि हाँ, मुझे देख के लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि मैं वही कैरेक्टर लेस हो गया, कुछ हो गया। अगर आप मेरी रील्स में जाके देखोगे तो मैं मोस्टली अपने जो ये है ट्रेडिशनल लुक, इसी में रील्स डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्ट्स कपड़े डाले या कुछ डाले। तो मुझे नहीं लगता कि हम कल्चर से हट के कोई चीज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो जो चीज सही है तो आप उसको सही गाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि हर एक को आप एक ही तराजू में तोल रहे हो कि ये गलत है, सोशल मीडिया पे जो आ गया तो वो गलती होगा, ऐसा नहीं होता है। तो पहली बार मैं तब दिख रही थी जब मेरे हस्बैंड का हुआ था एक्सीडेंट। सेकंड बार जब मैं फिर थोड़ा खुद को संभाल चुकी थी, ऊपर उठने के लिए बढ़ी थी, तो फिर मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। और वहां पे मैं फिर से टूट गई थी कि अब क्या होगा। और हमारे घर में सबसे बड़ी मैं ही थी और मेरा भाई छोटा था। तो एक होता है ना कि बड़े के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जाती है ना चाहते हुए भी। बेशक मैं शादीशुदा थी, लेकिन मेरा मन यही था कि अब उधर क्या होगा। और वो अभी भी चलती रहती है वो चीज कि भाई मेरा छोटा है, कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन कैसे भी मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे मुझे फुल सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे समझ चुके थे। वो होता ना, शादी के इतने साल तक जब हम पार्टनर को हस्बैंड वाइफ ना समझ कर जब दोस्त की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं ना, तो वो आपको इतने अच्छे से समझ जाता है, आपकी हर एक चीज को, आपकी हर एक फीलिंग को। वो चीज मेरे साथ हुई थी। तो मैं उस टाइम पे उन्होंने मुझे इतने अच्छे से संभाल लिया था कि मैं फिर से उस स्ट्रेस वाली लाइफ में नहीं गई। लेकिन मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था। मैंने एक, जो होता है ना सपोर्ट, बेटी के लिए जो बाप का सपोर्ट होता है, कोई भी फैमिली लगा लो, हर एक फैमिली में माँ बाप का जो सपोर्ट होता है, वो लगा लो कि भगवान का आशीर्वाद ही होता है। तो मैंने एक भगवान का आशीर्वाद खो दिया था अपना। मम्मी मम्मी है अब मेरी, लेकिन ये है कि अब सबको हस्बैंड साथ है, मैं साथ हूँ, तो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, सारी चीजें बढ़िया है। अब तक की मेरी जो जर्नी थी,
इतनी आसान नहीं थी, किसी की भी लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में चलते रहते हैं, मेरी में भी चले हैं, हो सकता है आप लोग देख रहे हैं आपकी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। तो उस चीज में ना घबराना नहीं चाहिए, खुद को संभालो, पॉजिटिव रहो और खुद पे ट्रस्ट रखो। और रही बात सोशल मीडिया की, अगर आप सोशल मीडिया में घुस रहे हो, आना चाह रहे हो, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर आप सही हो ना तो पीछे बिल्कुल मत हटो, क्योंकि आप गलत कंटेंट नहीं डाल रहे हो, सही वे में जा रहे हो, तो उस चीज में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हो ना तो किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। कोई क्या भोंक रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी करने दो, बस आप सही हो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो ऐसे ही अगर आप रेगुलर रहोगे इसके अंदर तो एक दिन लोग आपको भी सलाम करेंगे। तो वही, अब एक चीज और बोलूंगी मैं आपसे कि मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं भाई, जय श्री राम।